नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 19वें खंड में आपका पुनः स्वागत है। आज के 19वें खंड की अध्यक्षता सुचिता चतुर्वेदी जी कर रही हैं। बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश का जो बालकों के संरक्षण से संबंधित आयोग है उसकी आप सदस्य हैं। सुचिता जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता ICDS प्रोग्राम के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेन दुबे जी। अखिलेन दुबे जी का परिचर्चा में स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलेन इसमें उपस्थित हैं। अभिभावकों का प्रश्न है कि क्या वास्तव में कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, और यदि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे तो उनकी कैसे देखभाल की जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। मैं मास्क नीचे कर लेता हूँ जी। कि एक पहला सवाल, क्या तीसरी लहर आएगी, तो उस पर तो ये कहना चाहूँगा कि ये स्वयं जनता पे निर्भर है कि वो किस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही है, भीड़ भाड़ में उचित दूरी इस्तेमाल कर रही है, उससे बचाव के जो साधन हैं, जो उपाय हैं, उनका पूर्णतः इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उस पर निर्भर करेगा कि आएगी या नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अभी दूसरी लहर जो हमने ख़त्म करके देखी है तो इसमें यंग जनरेशन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तीसरी में आपने कहा बच्चों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये एक कायस लगा सकते हैं, एक अनुमान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। उनको बचाने के लिए इस चीज़ से कि नॉर्मल जुकाम तो हो सकता है, लेकिन वो कोविड है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, उसके लिए अभिभावकों को थोड़ा सा अतिरिक्त सुरक्षा का ध्यान रखना होगा कि कहीं से भी वो बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को धुलें और अपने कपड़े चेंज करके बच्चों के पास जाएं। ये सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए, मतलब अभिभावक जो बाहर जाते हैं घर से, खास करके वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो संक्रमित हाथों से, संक्रमित कपड़ों के संपर्क में अपने बच्चों को ना आने दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, अभी लहर नहीं है और संभावना है कि आएगी, क्योंकि अन्य देशों में इसका प्रभाव दिख रहा है। अभिभावकों का प्रश्न लगातार ये रहा कि हम लोग जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं या सुदूर के गाँवों में, ऐसे एरिया में जहाँ अभी विकास नहीं पहुँचा है, उसमें हम किसकी मदद लें, कैसे संक्रमण से बचने के बारे में जानकारियाँ लें और किस तरीके से अनुपालन करें कि हमारे बच्चे संक्रमित ना हों। देखिए मिश्रा जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के पहले उसकी रणनीति बहुत आवश्यक है। रणनीति को जैसे हम लोग व्यूह रचना कहते हैं, तो व्यूह रचना इसकी कैसी हो, अगर हम 60 से 70% काम रणनीति पर करेंगे और क्रियान्वयन पर 40% काम करेंगे तो सफलता 100% मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है विभिन्न क्षेत्रों में। एक पूरा पाई डायग्राम टाइप से बना लिया कि हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है ताकि हम समस्या पर प्रहार कर सकें। उसका सामना नहीं करना, हमें समस्या पर प्रहार करना है। जब हम किसी समस्या पर प्रहार करेंगे तो दुम दबा के भागेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब जहाँ तक बच्चों की बात है, तो सबसे पहले बच्चों का तन और मन, ये दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्वस्थ तन के लिए हमारे पास जो बच्चों को, अभिभावकों को बताने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब चीज़ों को हम दें। आपने आसपास बहुत सारा कच्चा एरिया बना रहता है, गांव में तो बहुत आसान है। आप छोटा सा घर है, उसके पीछे कोई आंगन है, गाय भैंस पली है, वहीं पर हमने एक किचन गार्डन बना दिया जिसे हम पोषण वाटिका नाम दे देते हैं। उसमें सब्जियां डाल दीजिए, ताज़ी हरी सब्जियां बनाइए। आप जो कुछ भी दाल बनाएं, चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें अगर ये सब्जियां डालेंगे तो हमें एक साथ प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, तमाम चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो ये तो खान पान को हमें बहुत व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा, तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चे अच्छा खाएंगे तो भीतर उनके अंदर पौष्टिकता आएगी, पावर आएगी, एनर्जी आएगी। दूसरी चीज़, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे नवजात शिशु हैं और 6 महीने तक की उम्र के हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं हम लोग, संपूर्ण स्तनपान। माँ का ये दायित्व है कि अपने बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध मिले और कुछ ना मिले। उसमें ना पानी चाहिए, ना कुछ लोग शहद चटा देते हैं गाँव में कि लोग, जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, यार शहद ले लिया, ये ले लिया, कुछ नहीं, केवल माँ का दूध। माँ के दूध में इतने तत्व होते हैं कि दुनिया की किसी टॉनिक में नहीं होते। तो 6 महीने के पहले तक के बच्चों को पूर्ण रूप से स्तनपान मिले।
उसके बाद जो भी हमारे पास खान पान की चीज़ें घर में उपलब्ध है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत प्रोटीन एक्स का डिब्बा ले आएँ और बूस्ट ले आएँ, ये तमाम चीज़ें हम कम्प्लान के डिब्बे ले आएँ, सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश एक अलग ही दिशा में विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। अगर हम अपने देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो दुनिया के 194 देशों में से 144वें नंबर पे हम आते हैं प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से। हमारी प्रति व्यक्ति आय $2191 है। वहीं अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $56,200 है। तो हमारे पास जितने संसाधन होंगे जो हमारे आसपास हम ग्रो कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, हमें उन्हीं से लड़ना है। एक महाभारत की कथा मुझे याद आ रही है, वो बहुत सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसके पीछे का 30 सेकंड में मंतव्य मैं बताना चाहता हूँ। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, बेई अर्जुन बेई बाण। ये जो कथा आई थी, इसके पीछे एक सरकंडे चलते थे। जो आदिवासी एक किरात जनजाति होती थी, तो वो सरकंडों से अर्जुन के बाणों का सामना करके और अर्जुन को परास्त कर दिया था। वो सरकंडे क्या थे? उस आदिवासी जनजाति के पास वो उसके अपने हथियार थे, लेकिन कौशल था उनमें, गजब की स्किल थी उनमें। उन्होंने उस सरकंडों से अर्जुन को परास्त कर दिया। इसी तरह हमें हमारे पास जो संसाधन है उसका प्रयोग करके इस भुखमरी को, इस कुपोषण को, इस गरीबी को, इन सब को हमें अपने संसाधन से परास्त करना है। तो बच्चों को हम समग्रता में भोजन कराएं, कई बार भोजन कराएं। तन के साथ मन की जहाँ तक हम बात करेंगे, अगर हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो अच्छा सिखाएंगे तो उनके अंदर एक बल पैदा होगा। इस दूसरी कोरोना की लहर में मैंने देखा कि एक वो डायलॉग है शोले पिक्चर का, गब्बर सिंह का, कि जो डर गया वो मर गया। ये सभी लोगों ने देखा होगा कि जो अस्पताल में गया डर के और उसके बाद डरता रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो उसके साथ बहुत दुर्घटनाएं हुई और वो वापस अमूमन नहीं आया। मैक्सिमम लोग नहीं आ पाए। तो डर जो भीतर व्याप्त होता है वो आपके अज्ञात और ज्ञात दोनों शत्रुओं से लड़ने में जो आपकी क्षमताएं हैं उनको कम कर देता है। इसलिए हमें डर को समाप्त करना है। डर कैसे समाप्त होगा बच्चों का? छोटे से डर समाप्त होगा अगर हम उन्हें शिवाजी की कथाएं सुनाएंगे, लक्ष्मीबाई की कथाएं सुनाएंगे, बालाजी की कथाएं सुनाएंगे। हम उन्हें गीता, महाभारत और रामायण के पात्रों के बारे में बताएं। हम उन्हें ये पेपा पिग और आयु पीहू शो अगर दिखाएंगे तो उनके अंदर ना बल का संचार होगा, ना डर उनका दूर होगा, ना कोई संस्कार पैदा होंगे। तो मेरा सभी अभिभावक जो भी इस परिचर्चा को देख रहे हैं, एक विशेष अनुरोध है कि ये सारी चीज़ें जो हमारी सनातन संस्कृति में हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब विल पावर एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो चाहे बाहर के अज्ञात वायरस हों या भीतर के हमारे अवगुण हों, वो सारे एक साथ वायरस के रूप में सब समाप्त कर सकते हैं। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, दोनों प्रकार से इस पर लागू होता है। तीसरी चीज़ जो अभी आपने पूछी कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ स्कूल बंद हैं, सेंटर्स बंद हैं, तो हम क्या प्रयोग करें, किस तकनीक का प्रयोग करें कि हमारा वो ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है बाधित ना हो, खंडित ना हो। तो मेरा अभिभावकों से यही सुझाव रहेगा, यही मैं सलाह दूंगा कि जो आजकल हम लोग देखते हैं चारों तरफ की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, लेकिन अभिभावक को उसमें साथ में बैठना पड़ता है। अगर अभिभावक नहीं बैठेंगे तो उनके फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप केवल स्कूल की फ़ीस देते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। तो आपको अपना समय देना चाहिए, आपको अपना समय देना पड़ेगा। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि पहली जो पाठशाला की जो गुरु है वो माँ होती है। माँ से ज़्यादा अच्छा गुरु कोई होता ही नहीं है। तो माँ का ये फ़र्ज़ है, दायित्व है, और उसके अंदर अपनी ये भावना होनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा देना चाहते हैं तो हम किसी और पे आश्रित ना रहें। हम क्या सिखा रहे हैं वही बड़ा होकर बच्चा आगे बढ़ेगा और फिर आगे अपने आप को, समाज को और देश को तरक्की के पायदान पर ले जाएगा। अगर हम भारत की उस अर्थव्यवस्था की संसाधन की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी समस्या अगर है तो समाधान करने के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है। तो संसाधन की अगर हम बात करें तो 1.28% जो हमारा GDP का है वो स्वास्थ्य विभाग पे हम खर्च कर पा रहे हैं।
अमेरिका 17.7% खर्च करता है और चाइना 6.6% खर्च करता है। क्यों कर पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि उनमें से ज़्यादा तो लोग अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी खुद की इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में वो खुद सोचते हैं, अपनी सरकार पे निर्भर नहीं होते हैं कि सरकार हमें ये करेगी वो करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसके पीछे का जो दर्शन है, वो दर्शन यही है कि अगर हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं इंडिया की, अगर हम तुलना करें कि हमें सर्वोच्च बनना है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। किसी देश की जनसंख्या को अगर हम देख रहे हैं, अगर उस देश की संपूर्ण जीडीपी में जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय आ जाता है, सिंपल सा फार्मूला है। अब अगर हम जीडीपी बढ़ाएंगे और जनसंख्या नियंत्रित रखेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास के पायदान पर ऊपर बढ़ेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय मोदी जी की संकल्पना है, उसका जो दर्शन है वो यही है कि हम अपने संसाधनों को खुद बढ़ाएं। अब मेरे पास, अगर मेरे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, कंसंट्रेटर, दवा और तमाम चीज़ों की सहूलियत के लिए मेरे पास अगर खुद संसाधन होंगे तो मैं अपना, अगर घर में कोई कोरोना से पीड़ित होता है, बच्चा हो, छोटा बड़ा चाहे जो हो, तो उसके लिए फिर मैं 4 जगह फ़ोन नहीं करूँगा। मैं जब खुद सक्षम हूँगा, मुझे कम आवश्यकता होगी बाहरी सहायता की। तो ऐसी स्थिति में हम तीसरी लहर हो चाहे चौथी लहर हो चाहे 30वीं लहर आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लहरें आती रहेंगी। 100 साल पहले भी आती थी, आज भी आई है, आगे भी आएगी। तो मेन चीज़ यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि अपना खुद का हम भीतरी और बाहरी दोनों विकास करें और आर्थिक रूप से इतने मजबूत बने अलग अलग उपायों से कि हम किसी भी लहर को समाप्त करें। और बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दें, संस्कार भी दें, संस्कृति के बारे में बताएं। तो जब हम शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य, स्वच्छता, हर चीज़ के बारे में बच्चों को जागरूक करेंगे, अपने पास बैठाएंगे और घर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो सुखमय हो, हंसमुख वाला हो। ऐसा ना हो कि आपस में 4 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे एकदम डरे सहमे कोने में बैठे हैं। उनसे बात करें, ये सब माहौल ना पनप दें, तो उनका दिल, दिमाग, तन, मन सब कुछ बहुत स्ट्रांग होगा और हमारे यही बच्चे 30 ही नहीं 30 लहरों को एक साथ हरा सकेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, स्वदेशी पे अधिक से अधिक आएँ। प्रोटीनेक्स, बॉर्नवीटा, इसकी बजाय अपनी जो किचन गार्डन हो, छोटी सी एक पुष्प वाटिका, साग भाजी वाटिका, इस तरह की वाटिका लगाएं और उसके माध्यम से आवश्यक जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये चाहिए परिवार को, बच्चों को, वो उपलब्ध कराएं। माँ बाप और अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सरकार ने वास्तव में दी, उसकी उन्हें जानकारी मिले, ताकि उनके इर्द गिर्द भी अगर इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा हो गई है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं या जिनके माँ बाप संक्रमित होने के दौरान नहीं रहे या अशक्त हो गए हैं, तो उनकी क्या मदद हो सकती है, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहले तो विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा ये जो बच्चे हैं अनमोल, आपने ये जो श्रृंखला चलाई, इसका ये 19वां कहें एपिसोड है, उसके लिए विद्या भारती को बहुत बहुत धन्यवाद कि वास्तव में ये श्रृंखला एक अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए एक मिसाल बनेगी और बहुत से बच्चे और बहुत से अभिभावक इस विषय को सुन रहे होंगे और आगे इसी से प्रेरणा लेकर आगे की लहर को से बच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वास्तव में, जैसा आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। जब ये लहर प्रारंभ में आई तो इसका एक भयावह रूप सामने आया और उसमें कुछ ऐसे थे जो कि पेरेंट्स थे जो कोरोना से पॉजिटिव हुए, परिवार पॉजिटिव हुए और वो अस्पताल तक पहुँचे। स्थिति ज़्यादा ख़राब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें ये लिखा गया कि इनकी डेथ जो है, इनकी मृत्यु कोरोना से हुई। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि उस समय एकदम से लहर बहुत तेज़ थी, तो बहुत से लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए या वो जज नहीं कर पाए कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसके तहत उनका जो सर्टिफिकेट था, वो कोरोना का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाया कि उनकी मृत्यु जो हुई वो कोरोना से हुई, ऐसा कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब ये विषय आया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो निराश्रित हो गए, कुछ निराश्रित हो गए और कुछ ऐसे बच्चे थे जो सिंगल पेरेंट बचे, अभिभावक एक बचे, घर में आय का कोई स्रोत नहीं था। मैं बधाई दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि वो वास्तव में काफ़ी संवेदनशील हैं और ये विषय भी काफ़ी संवेदनशील रहा। उन्होंने तत्काल एक योजना, बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना को वो लेकर आए। बाल सेवा योजना मैं आपके माध्यम से अभिभावकों को बताना चाहूँगी कि यह वह योजना है जिसमें 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, या तो वो सिंगल पेरेंट बच्चे या किसी एक अभिभावक की मृत्यु हो गई या वो निराश्रित हो गए, यानी कि वो दोनों उनके पेरेंट्स ख़त्म हो गए, ऐसे बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4,000 रुपये प्रतिमाह के रूप में दिया जाएगा, जिससे ये बच्चे सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सकें। फिर बीच में ये आया कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट बचे और उनके पास कोरोना का सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो वो बच्चे कहाँ अप्लाई करेंगे। उन बच्चों के लिए एक स्पॉन्सरशिप योजना होती है। वो योजना पुरानी योजना है, वो योजना अभी की नहीं है, वो पुरानी योजना चली आ रही थी और उस योजना के तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह बच्चे को मिलता, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लगी हुई थी। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का, तो उन्होंने अपने उसी शुभारंभ में ही एक नई योजना का भी ऐलान कर दिया। उसमें है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। यह वह योजना है जिसके अंतर्गत जिन अभिभावकों की मृत्यु कोविड से तो हुई लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो ऐसे बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई। धन्यवाद सुचिता बहन जी। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं वो अपने आसपास किसी भी ऐसे परिस्थिति की वजह से बच्चों को पाएं तो उनकी मदद करें। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं, तरह तरह से सुरक्षा दी जा रही है और आवास से लेके हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने लगभग सुदूर गांव तक हर परिवार को किट भी भेज दी है और उस किट में वो दवाइयां हैं जिनके माध्यम से आपको जिस समय संक्रमण होगा तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और अपने पास दवा होगी, दवा का तुरंत प्रयोग चालू हो सकता है। और वैसे भी जैसा अखिलेश जी भाई साहब ने बताया, आप भी अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर हमें अमेरिका यूरोप के बराबर खड़े होना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी और जब आय बढ़ जाएगी तो इन बच्चों को तो हम भी रख सकते हैं। सरकार सहायता कर रही है तो बड़ा सरकार का अलग विषय है। डॉक्टर साहब, एक और विषय लगातार अभिभावकों की तरफ से आ रहा है। कोरोना से ठीक हो जाने के बाद, जैसे पहली लहर आई थी तो पहली लहर में कोरोना से संक्रमण के बाद जो लोग ठीक हो गए वो ठीक हो गए, लेकिन दूसरी लहर जब आई तो ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट एक बड़े सिंड्रोम के तौर पे उभर के आ गया और उसने 3 जगहों पे बहुत गंभीर प्रभाव डाला। एक तो पेट पे, दूसरा हार्ट पे और तीसरा ब्रेन पे। तो ये सिंड्रोम की वजह से लोगों में बहुत सारी परेशानियां आई और अब लोगों के बीच में एक भय ये भी आ गया है कि पता नहीं ये सिंड्रोम हमें कब तक प्रभावित रखेगा, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये वो, फिर सर्जरी। तो इसमें अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत अच्छा सवाल है सौरभ जी। पोस्ट कोविड इम्पैक्ट, एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा हो। जो आपने कहा कि सिंड्रोम क्या है, 3 जगह, मैं ये कहूँगा कि पेट, फेफड़ा और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो नज़र नहीं आया, जो पहले भी कोविड में काफ़ी लोगों को परेशान किया, वो था मानसिक रूप से। कि हमारे साथ में सरकार है, हमारे साथ में डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ में परिवार वाले हैं, तो एक हिम्मत बंधी रहनी चाहिए। हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, ये एक होना चाहिए। प्लस आप जब ठीक हो जाते हैं तो जो बीमारियां हैं उनको दूसरों से शेयर करें। आपको जो अच्छी चीज़ें मिली हैं, अस्पताल में मिली हैं, दवाइयों से मिली हैं, परिवार से मिली हैं, वो शेयर करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
सुचिता बहन जी, अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए आप हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये चर्चा बच्चे हैं अनमोल इस विषय पर है और वास्तव में बच्चे अनमोल हैं। तीसरी लहर जो संभावित है कि बच्चों पर ही आने वाली है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है, तो हमको ये ना मानते हुए कि ये लहर आएगी ही नहीं, क्योंकि जब दूसरी लहर आई तो हम सब लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे और वो लापरवाह इस कदर हो गए थे कि मास्क और सैनिटाइज़र जो कि एक पार्ट बन गया था लाइफ का, एकदम से सबके हाथों से छूट गया, चेहरे पर से मास्क हट गया। तो ये कभी ना सोचें कि ये एकदम से कोरोना चला गया और हम लोग फिर से एक लापरवाही भरी ज़िंदगी जीने लगें। तो हमको अवेयर रहना है, हमको सतर्क रहना है। धन्यवाद सुचिता बहन जी। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, बच्चों पे कोई दबाव ना बनाएं, लेकिन उन पे नियंत्रण रखें। तो आज की परिचर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।